हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की चौथी हेडिंग ऑक्सीशोषण के बारे में। ऑक्सीशोषण अर्थात सांस क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझें। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीशोषण के दौरान, ठीक है, यह जो शोषण है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूवेट कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो जो आप ग्लाइकोलिसिस पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था कि ग्लूकोज जो है वह किसमें बदल जाता है? पाइरूवेट में, पाइरूविक अम्ल में। ठीक है, तो यह जो कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट बना है यह माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूवेट कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सीशोषण की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ऑक्सीशोषण में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पे मुख्य घटना के बारे में चर्चा है। पहला है घटना पाइरूवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। ठीक है, तो जो पाइरूवेट बना है ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे से ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ है? पाइरूवेट में। ठीक है, ऑक्सीशोषण में क्या होता है? तो ऑक्सीशोषण में जो मुख्य घटना है वो पहला है कि पाइरूवेट का जो है वह चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत जो सभी हाइड्रोजन परमाणु अलग होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं, यह पहला चरण है। जबकि दूसरी जो मुख्य घटना है वह है हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं वे ऑक्सीजन की अणु की ओर जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं ऑक्सीशोषण के बारे में, सांस के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूवेट जो है वह कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सीशोषण की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहली घटना जो होती है ऑक्सीशोषण में वह यह है कि पाइरूवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु अलग होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया जो है जिसमें पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं, तो ये जो पहली प्रक्रिया है यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में संपन्न होती है। जबकि जो द्वितीय प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, तो यह जो दूसरी प्रक्रिया है यह माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में संपन्न होती है, मैट्रिक्स में होती है, जबकि जो दूसरी प्रक्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक अपचय द्वारा बनने वाले पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में प्रवेश करता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है वे उसके ग्लाइकोलिटिक अपचय द्वारा जो बनने वाला पाइरूवेट है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है, आधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा, ठीक है, यह जो पाइरूवेट है जो माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पाइरूवेट
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में प्रवेश करता है जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। पायरूविक डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रिया में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, पायरूविक डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रिया में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे कि NAD+ तथा A एंजाइम, ये सह एंजाइम। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं ऑक्सीशोषण के बारे में, सांस के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरूवेट जो है वह कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सीशोषण की जो मुख्य घटनाएं होती हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला है, पायरूवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु जो हैं पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। दूसरी जो है वह है कि हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अणु की ओर जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि पहली जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में संपन्न होती है, जबकि दूसरी प्रक्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक अपक्षय द्वारा बनने वाले पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। ठीक है, पायरूविक डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रियाओं में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे कि NAD+ तथा A सह एंजाइम। ठीक है, समीकरण देखें, पायरूविक अम्ल प्लस कोएंजाइम A, पायरूविक अम्ल प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD+। ठीक है, मैग्नीशियम आयन पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और आप देख रहे हैं कि यह बदल गया है एसिटाइल कोएंजाइम A में। एसिटाइल कोएंजाइम A में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH और प्लस H+। ठीक है, तो इस तरह से पायरूविक अम्ल जो है वो कोएंजाइम A और NAD+ मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा बदल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड NADH और H+ में। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान पायरूविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से, ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान पायरूविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के दौरान पायरूविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 अणु से निर्मित होते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A चक्रीय पथ, एसिटाइल कोएंजाइम A चक्रीय पथ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है। ठीक है, यह जो एसिटाइल कोएंजाइम A है यह चक्रीय पथ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतया वैज्ञानिक हैंस क्रेब की खोज के कारण क्रेब चक्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान पायरूविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में चक्रीय पथ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतया वैज्ञानिक हैंस क्रेब की खोज के कारण क्रेब चक्र कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां क्रेब चक्र के बारे में पढ़ेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।